नमस्कार। हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति, इसकी बनावट और उन शानदार भौतिक नियमों के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है, जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। देखिए, आज हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन असल रहस्यों को डिकोड करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देते हैं। तो क्या आप अंतरिक्ष के इस अद्भुत तंत्र को समझने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ, फिर आंतरिक और बाहरी ग्रहों में क्या बुनियादी अंतर है। इसके बाद हम कक्षाओं को स्थिर रखने वाले बलों और केपलर के नियमों पर बात करेंगे और अंत में इन सब को एक साथ जोड़कर बड़ी तस्वीर यानी बिग पिक्चर को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सौर मंडल का जन्म। और इसे समझने के लिए हमें बात करनी होगी प्रसिद्ध निहारिका सिद्धांत यानी नेब्यूला थ्योरी की। जरा सोचिए, लगभग 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में सिर्फ गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। फिर अचानक क्या होता है, पास के ही एक तारे में एक भयंकर सुपरनोवा विस्फोट होता है। इस विस्फोट की शॉकवेव या झटके से हमारा ये बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे ये सिकुड़ा, इसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई और ये एक चपटी तश्तरी या डिस्क जैसा बन गया। और बस इसी डिस्क के बीचों बीच हमारे सूरज ने जन्म लिया और किनारों पर हमारे ग्रहों ने। अब इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उस चपटी डिस्क के बिल्कुल बीच का हिस्सा सिकुड़कर हमारा सूर्य बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने कुल द्रव्यमान का कितना हिस्सा ले लिया? पूरे 99.8%। जी हाँ, लगभग सब कुछ। इसी बेतहाशा द्रव्यमान की वजह से वहां भयानक दबाव बना और परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और बाकी जो सिर्फ 0.2% हिस्सा बचा ना, उसी धूल और चट्टानों के मलबे से आज के हमारे सारे ग्रह, चांद और एस्ट्रॉयड बने हैं। है ना हैरान करने वाली बात? चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम देखेंगे आंतरिक और बाहरी ग्रहों को और समझेंगे कि कैसे तापीय संघनन ने इनकी बनावट तय की। तो हुआ यूं कि सूरज के पास गर्मी बहुत ज्यादा थी। इतनी भयानक गर्मी में सिर्फ चट्टानें और धातुएं ही ठोस रूप ले सकती थीं। इसलिए हमारी जो शुरुआती 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये छोटे, ठोस और चट्टानी हैं। लेकिन सूरज से दूर, जहां एकदम जमा देने वाली ठंड थी, वहां गैस और बर्फ आसानी से टिक गई। और इसी वजह से हमारे जो बाहरी ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति या शनि, वे विशालकाय हैं, गैस से बने हैं और उनके चारों तरफ खूबसूरत छल्ले हैं। अच्छा, ग्रहों के अलावा भी हमारे सौरमंडल में बहुत कुछ है, कुछ बचा हुआ मलबा कह लीजिए। मंगल और बृहस्पति के बीच आपको मिलेगी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये वो चट्टानें हैं जो कभी ग्रह बन ही नहीं पाई। फिर नेपच्यून के भी पार जाएं तो वहां काइपर बेल्ट है, जहां प्लूटो जैसे बर्फीले बौने ग्रह मौजूद हैं। और अगर आप और दूर जाएं, लगभग 1 प्रकाश वर्ष दूर, तो वहां आपको विशाल ऊट क्लाउड मिलेगा, जो असल में अरबों धूमकेतुओं का घर है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कक्षाओं के पीछे के बल। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इन सब ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना गिरे एक साथ बांधे हुए है? आइए इसके पीछे की फिजिक्स यानी गुरुत्व और जड़त्व को समझते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्राथमिक बल हमारा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी ही है। ये सूरज की तरफ अंदर खींचने वाला बल है, जो पूरे सिस्टम को एक साथ जकड़े हुए है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आसान शब्दों में कहूं तो आप सूरज से जितना दूर जाएंगे, ग्रेविटी की ये पकड़ उतनी ही तेजी से कमजोर होती जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ ग्रेविटी ही होती तो सारे ग्रह खिंचकर सीधे सूरज में जा गिरते, है ना? यहीं पर एंट्री होती है जड़त्व यानी इनर्शिया की। जड़त्व गतिमान ग्रहों की वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो उन्हें हमेशा एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष में दूर भगाना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी तेज रफ्तार कार में हो और वो अचानक मोड़ ले तो आपको बाहर की तरफ एक जोरदार धक्का महसूस होता है। और यहीं हमें ब्रह्मांड का एक बेहद खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ अंदर की ओर खींचने वाली ग्रेविटी और दूसरी तरफ बाहर की ओर भागने की जड़त्व की कोशिश। जब ये दोनों विरोधी ताकतें आपस में टकराती हैं तो एक स्थिर कक्षा या ऑर्बिट बन जाती है। और इसी मैजिक की वजह से ग्रह ना तो सूरज में गिरते हैं और ना ही गहरे अंतरिक्ष में कहीं खो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, केपलर की गति के नियम।
अब हम उन विशिष्ट गणितीय नियमों को देखेंगे जो इन ग्रहों की चाल को कंट्रोल करते हैं। केपलर का पहला नियम यानी कक्षाओं का नियम हमें इनके आकार के बारे में बताता है। ये स्पष्ट करता है कि ग्रहों के रास्ते एकदम गोल यानी परफेक्ट सर्कल नहीं होते, बल्कि वे दीर्घवृत्ताकार या ओवल शेप में होते हैं। और सूरज उस अंडाकार के एकदम बीच में नहीं, बल्कि एक खास फोकस पॉइंट पर होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चक्कर लगाते समय ग्रह कभी सूरज के बहुत करीब आ जाते हैं तो कभी उससे काफी दूर चले जाते हैं। अब यहीं से एक बहुत ही मजेदार और रियल वर्ल्ड सवाल पैदा होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जनवरी के महीने में अंतरिक्ष में असल में ज्यादा तेजी से यात्रा कर रही होती है? ऐसा क्यों? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस तो नहीं करते, पर अंतरिक्ष की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका जवाब हमें केपलर के दूसरे नियम से मिलता है, क्षेत्रफलों का नियम। ये नियम कहता है कि ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल यानी एरिया कवर करते हैं। तो इस गणित को बैलेंस करने के लिए जब पृथ्वी सूरज के करीब होती है, जो कि जनवरी में होता है, तो उसे उसी एरिया को कवर करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी ही पड़ती है, और जब वो सूरज से दूर जाती है तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो और भी दिलचस्प है। केपलर का तीसरा नियम हमें दूरी और समय का सीधा कनेक्शन बताता है। इसे तकनीकी भाषा में कहें तो परिक्रमण समय का वर्ग सूरज से औसत दूरी के घन के बराबर होता है। पर अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो जो ग्रह सूरज से जितना ज्यादा दूर होगा, अंतरिक्ष में उसकी स्पीड उतनी ही स्लो होगी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब है, तो वो सिर्फ 88 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। लेकिन जरा नेपच्यून को देखिए, वो इतना दूर है कि उसे सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में 60,225 दिन लगते हैं। मतलब हमारे लगभग 165 साल। दूरी का ये असर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। आइए अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 5 द बिग पिक्चर। देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर हमारी पूरी व्यवस्था को कैसे चलाती हैं। अगर हम पूरे सौरमंडल की कार्यप्रणाली का निचोड़ निकालें तो ये 5 बड़े सिद्धांत सामने आते हैं। कोणीय संवेग का संरक्षण यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो ये तय करता है कि सब कुछ एक ही दिशा में घूमे। तापीय संघनन, जिसने ग्रहों की बनावट तय की। फिर है टाइटस बोडे नियम, जो ग्रहों के बीच की दूरी का एक गणितीय पैटर्न है। इसके अलावा सूर्य का भारी द्रव्यमान और इन सारे बलों का गतिशील संतुलन, ये सब मिलकर इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारा सौरमंडल हमेशा स्थिर रहे। और ये पूरी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक में समा जाती है। बस याद रखिए, NGK नेबुला से इस पूरे सिस्टम का जन्म हुआ। ग्रेविटी ने इसे एक साथ बांध कर रखा और केपलर के नियमों ने इसकी गति को निर्धारित किया। बस ये 3 शब्द याद रखिए और आपको पूरी अंतरिक्ष की भौतिकी याद रहेगी। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर कक्षाओं के ये नियम इतने ही सख्त और सटीक हैं, तो फिर प्लूटो से उसके ग्रह होने का दर्जा क्यों छीन लिया गया? और क्या ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय हिस्से यानी विशालकाय ब्लैक होल भी इन्हीं कक्षीय नियमों का पालन करते हैं? इन सवालों पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम हर जगह कुछ न कुछ नई कहानी बयां करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।